लाल रंग का रहस्य। तुलसी कॉमिक्स की है ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। सांझ का समय, हरिनगर के राजा मल्ल अखरोट खेलकर अपने राज्य में वापस लौट रहे थे। ये इस वियान में जलती चिता के समीप यह कौन बालक खड़ा है? सारथी, रथ रोको। तस तब रथ से उतरकर महाराज मंगल उस दिशा की ओर बढ़ गई। सारथी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। जब वह बालक के समीप पहुंचे, माँ, मैं तुम्हें सौगंध खाता हूँ, एक दिन बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को साकार करूँगा। लगता है यह जल रही चिता इसकी माँ की है। ये वे आगे बढ़े। बेटा, तुम कौन हो? बालक का उचक्कार उसकी ओर देखा। आप डरो नहीं, मैं हरिनगर का राजा हूँ। ओह, अभी तुम अपनी माँ की चिता के समक्ष बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वियवान वन में तुम अकेले ही अपनी माँ की चिता के पास क्यों हो? हमारे राज्य में क्या संबंधी, क्या कहाँ गई? महाराज, मैं मेरी स्वर्गवासी माँ, केवल हम दोनों ही वन में रहते थे। और तुम्हारे सगे संबंधी पिता, उनके विषय में मेरी माँ ने मुझे मरने से कुछ समय पूर्व ही बताया था। ओह, आज मेरा अंतिम समय आ गया है लगता है। बेटा जय, ऐसा न कहूँ माँ। बेटा अजय, जय, मौत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए मरने से पहले मैं आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझसे तू पूछा करता था कि तेरे पिता कौन है, तू कहाँ रहते थे। तेरे इस प्रश्न का हर बार मैं कहकर टाल देती थी, अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं आया। आज वह समय आ गया है। बेटा बेटा सुन, बीस बिसलगढ़ नरेश का सेठ धन्यामल का पुत्र है तू क्या? हाँ बेटा, यह सच है। बीस बिसलगढ़ के राज्य सेठ धन्यामल तेरे मेरे दादाजी हैं। फिर हम इस वन गरीब में क्यों काट रहे हैं माँ? अपनी अभागी के कारण, मुझे अभागी के कारण बेटा। धन्नामल जी के इकलौते पुत्र सुजय और मैं आपस में प्रेम करते थे। एक दिन धन्नामल जी की इच्छा के विरुद्ध तेरे पिता मेरे से विवाह कर लिया। मैं गरीब की बेटी थी, मुझे धन्नामल जी जैसे अपने पुत्र बहुत स्वीकार कर सकते थे। वह पुत्र मोह के कारण वे मान भर कर चुप रह गई और अपने ससुराल में रहने लगी। एक दिन जब मैं तुम्हारे पिता के साथ हवेली के उद्यान में घूम रही थी, आह स्वामी, फुस, ओह पद्मा, मैं बचूंगा नहीं। ऐसा न कीजिए स्वामी। और ऐसा ही हुआ। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल बू। तेरे पिता तेरे पिता की अंतिम संस्कार के पश्चात डायन तू मेरे बेटे को खा गई। अब यहाँ क्यों दिखाई दे रही है? निकल जा इसी समय मेरी हवेली से। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं इस दिन गर्भ में हूँ और आप नाजुक समय में मुझे सहारा देने की बजाय घर से निकाल रहे हैं। तू जब जब मेरी आंखों के सामने आएगी तब तब मुझे अपने बेटे सुजय की याद सताती रहेगी। मैं जब भी तुझे एक पल के लिए भी हवेली में नहीं देखना चाहता। पिताजी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पर तेरे दादाजी ने मेरी एक न सुनी और न ही मुझे घर में धक्के देकर निकाल दिया। बेटा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं एक गरीब थी, तेरे दादाजी धनवान थे। इसी कारण मुझे और तुझे वन में रहकर यह वनवास करना पड़ा। और इस समय हवेली में
और इस समय हवेली से निकलकर मैं गिरती पड़ती इस वन में आग पहुंची। तब मुझे झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे, उन्होंने मुझे शरण दी। यही तेरा जन्म हुआ बेटा। गरीब के अभी शराब के कारण ही हमें ऐसा जीवन गुजारना पड़ रहा है। तुमसे वादा मुझसे वादा कर, तू एक बड़ा आदमी बनेगा। वादा कर जय बेटा, ताकि तू गरीबी का अभिशाप से छुटकारा पा सके। महाराज, ये शब्द कहते मेरी माँ प्राण निकल गई। उसके जीवन रहते मैं उसे बड़ा आदमी बनने का वादा न कर सका। सो उसकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की अपनी माँ की आत्मा की मैं वादा कर रहा हूँ था महाराज। ओह बेटा, बड़ी दुखी भरी बात कहानी सुनाई तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो विजय? अच्छा यह बताओ, तो हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगी? आपके साथ आपके राज्य? हाँ जय, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ संघर्ष चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर हरिनगर पहुंचकर, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम जय है और आज से यह महल में रहकर पढ़ेगा लिखेगा। हूँ महाराज, भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठा लाते हैं महल में ले आए। अब इन्हें कौन समझाएगा, यह महल अनाथालय नहीं है। महारानी किस सोच में पड़ गई? यह सुनकर महारानी सुकन्या चौंकी। महारानी, आज से तुम जय की छत्रछाया में पलेगा। तुम्हारी छत्र राजकुमारी के साथ तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो आज्ञा महाराज। ठीक है महाराज। और उधर उसी रात कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे जीवन में ऐसा सुखद परिवर्तन आएगा। दूसरी ओर यह महल में से निकालना के लिए मुझे कल ही कुछ करना होगा। अगले दिन राजकुमारी और राजकुमार के साथ जय भोजन परोसा गया। अरे जय, टुकड़ टुकड़ भोजन को इस तरह प्रकार क्या देख रहे हो? भोजन करते क्यों नहीं? रानी माँ, मुझे पत्तल भरकर खाना क्यों परोसा गया है? क्या क्या पत्तल पर नहीं खाना खा सकते? क्यों, यह पत्तल पर नहीं खा सकता क्या? खा सकता हूँ, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी, सोने की थाल में भोजन परोसा जाए और मुझे पत्तल पर। यह परिवर्तन मैं केवल सोने की थाल पर परोसा भोजन ही कर सकता हूँ। ओह, गरीब का लड़का और यह स्वाभिमान। राजा महाराजाओं जैसे खाना हो तो खा, वरना मत खा। खाना तुझे पत्तल पे ही दिया जाएगा। यह सुन, ठीक है रानी माँ, मैं इस महल में अब तभी भोजन करूँगा जब मेरे आदर सहित खाने सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। और जय अपमानित सा वहां से चला गया। चलो बेटा, भला टली। जय को किसी ने रोका न टोका और वह बेदिल कदमों से महल के बाहर निकल गया। मुझे महाराज के साथ आना ही नहीं चाहिए था। और इधर महल में बच्चों, भोजन किया जा रहा है? हाँ पिताजी। महाराज, महाराज जय कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी तुनक कर चला गया यहाँ से। तुनक कर क्यों? उसको सोने के थाल में भोजन न देकर पत्तल पर भोजन दिया था, इसलिए। ओह महारानी, उसे सोने के थाल में पर भोजन क्यों नहीं परोसा गया? उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे इतना पानी है तो क्या जाना महारानी? महाराज, वह अत्यंत है मगर मगरूर घमंडी बालक है।
इससे सिवा उसके अंदर और कोई बात विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। महारानी, बेशक उसे केले के पत्ते पर भोजन परोस कर तुमने उसकी परीक्षा लेना चाहिए, पर यह ठीक नहीं हुआ। कभी वह बालक है, वह अपमान महसूस हुआ होगा। अभी वह महल से न चला जाए। महाराज, महल से सुख वह छोड़कर कैसे जा सकता है? आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं महाराज। वह महल में कभी दूर जा चुका है। महाराज, महाराज मल्ल तुरंत ही जय के कक्ष में पहुंचे। जय, तुम कहाँ हो? पूरा महल खोजने के बाद जय कहीं नहीं मिला। अवश्य ही वन की और अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसारा बालक को वापस महल में लाना चाहिए। महाराज मल्ल रथ में बैठे और जय की खोज में वन की ओर चल दी गई। उधर जय कभी का वन में पहुंच चुका था। मैं कैसे अपनी माँ के सपने को साकार कर बड़ा आदमी बन पाऊंगा? उसी समय सौमित्र ऋषि उधर से गुजरे। बेटा, इस बियाबान में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? और इस तो घर से भागे हुए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सौमित्र ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तू बड़ा आदमी बनना चाहता है? हाँ ऋषिवर, हाँ ऋषिवर, इस समय नहीं आ रहा। मैं बड़ा आदमी कैसे बन पाऊंगा? बेटा, यहाँ रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि पढ़ लिख कर आती है। ओह, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना गरीब के पास कौन शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है ऋषिवर। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू मेरे अन्य शिष्यों के भांति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओह ऐसा? पर मैं आपकी शिक्षा का मूल्य न दे सकूंगा ऋषिवर। पगले, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता। और जय ऋषिवर के साथ चल पड़ा। और जब राजा मंगल झोपड़ी में पहुंचा, ओह यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया वह? और वह दुखी मन से वापस लौट गया। महारानी जी ने जरा सी भूल ने यह क्या अनर्थ कर दिया। हमने जय को वादा किया था उसे कभी न कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और उधर जय सौमित्र ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जय बेटा, आज से तुम इसी कुटिया में रहोगे। जी गुरुवर। और आश्रम में रहकर जय ने शिक्षा प्रारंभ कर दी। मनुष्य यदि चाहे तो बुद्धि के बल से विषय में विषम परिस्थितियों को ललकार टकरा सकता है। और इस प्रकार दिन, महीने बीते, साल बीते। और जय, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे इस बात का सदैव गर्व रहेगा कि तुम मेरे सबसे सुयोग्य व बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि के बल पर के प्रयोग से तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकोगे। जाओ, अपने इस बुद्धि के बल से तुम्हारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफलता का युद्ध बनकर उतारो। और गुरु के आशीर्वाद से उसी समय आश्रम से चल पड़ा। अब मुझे हरिनगर चलना चाहिए। और लंबा समय तय करने के बाद जब हरिनगर में पहुंचा, रे भाई, किसकी शव यात्रा है? इस देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई है, उसी का शव यात्रा है। और महाराज, प्रधानमंत्री चालुक्य की असामयिक मौत से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया है, और यह पद ज़्यादा दिनों तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। सेनापति जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज ही कोई जो रीति चली आई है, उस रीति के अनुसार प्रधानमंत्री चालुक्य के पुत्र सारंग को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। लेकिन महाराज, क्या सारंग इस पद के योग्य है? हो या न हो, वो राज्य की है रीति के अनुसार यह पद तो सारंग का ही सौंपा जाएगा।
हम उसे अभी दरबार में यह बात की घोषणा किए देते। और तभी तुम कौन हो? महाराज समय के साथ साथ पुरोहित रीति रिवाजों को भी बदल देने में बुद्धिमानी होती है। पुरानी रीति। मेरा नाम यश है महाराज। मैं प्रधानमंत्री के अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। किस बूते पर तुम यह पद प्राप्त करना चाहती हो, इच्छा रखती हो? राजा मल्ल ने अपना नाम यश बताने वाले युग वह युग जय था। मेरा महाराज, आप जैसे चाहे जिस प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं अपनी कसौटी पर खरा ना उतरूं तो नहीं तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। ठीक है युग, तुम्हें राज की अतिथि रीति रिवाजों को बदलने डालने के लिए हम दुस्साहसी सलाह दी है। हम तुम्हारी सलाह पर तभी मान सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा दी गई परीक्षा का उत्तीर्ण हो जाओ। मुझे स्वीकार है महाराज। हम सारंग की और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उसी को हमारी नगर का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा मल्ल के आदेश पर सोने की मयान में रखी 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में लाई गई। और जब राजा मल्ल ने सारंग को एक तलवार दी, सारंग, तुम्हें इस उत्तर दिशा में पर्वती राज्य केशवपुर में जाकर वहां के राजा केशवपुर को यह भेंट देकर आनी है। योग्य महाराज। और तत्पश्चात यह तुम्हें पश्चिम की ओर सीमावर्ती राज्य विशालपुर के राजा को विशाल तक यह भेंट पहुंचानी है। जी महाराज। और दोनों उस समय तलवार लेकर अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। इस यश के बच्चे ने बीच में टपक कर सारा गुड़ गोबर कर दिया, वरना प्रधानमंत्री पद का मैं एकमात्र दावेदार था। और जब सारंग ने उत्तर दिशा में स्थित केशवपुर राज्य में पहुंचा, महाराज, मैं हरिन्द्र नगर का राजा माल द्वारा भेजा गई राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए भेंट या सोने की तलवार भिजवाई है। और राजदूत तुम्हारे महाराज को यह भेंट हमें स्वीकार करते हैं। तभी, अरे यह क्या, तलवार की नोक पर तो लाल रंग लगा हुआ है राजदूत। इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ पाए। इसका अर्थ तुम ही बताओ। महाराज, तलवार की नोक पर लगे ये लाल रंग का आखिर क्या मतलब है? हो सकता है यह लाल रंग का मतलब मैं नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह को बात का उत्तर न देना ठीक न हुआ। वह सोच में पड़ गया। हमारे महाराज शक्तिशाली राजा, उसका दूत बनकर दूसरे राज्य के मुखिया को नीचा दिखाना ठीक नहीं। यह सोच, राजन, तलवार की नोक पर लाल रंग लगे होने का अर्थ है कहाँ हमारे राज्य और कहाँ आपका राज्य, क्या मतलब? हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है। तो आप हमारे राज्य की तलवार की शक्ति स्वीकार कर, वरना हमारे महाराज खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने के नहीं चुकेगी। यह बात तुम्हारे राजा की ने अपने उत्तर इतना घमंड है। जाओ, उनसे कह देना अब युद्ध भूमि में ही सिर्फ तलवारें इधारों पर फैसला होगा। और राजा सारंग ने राज दरबार में जाने पर, सेनापति जी, महाराज ने लाल रंग लगी तलवार हमें भेज दी, हमारी गौरव को ललकारा है। आज ही सेना को संगठित करना आरंभ कर दो। अति शीघ्र ही
हमारे नगर पर आक्रमण करना चाहती हैं। जो 11 महाराज। और उधर विशालपुर में राजदूत, इस अद्भुत भेंट का रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। यह तलवार की नोक पर लगा लाल रंग का रहस्य क्या? तुम इसे तुम ही खोलो ने। और जय ने उस तलवार को अपने हाथ में लेकर सोच में पड़ गया। क्या यह रहस्य है? क्या रहस्य हो सकता है तलवार पर लगे लाल रंग का? सोच विचार करने के पश्चात उसने होठों पर मुस्कान दौड़ गई। राजन, हमारे महाराज अपना अत्यंत मान सम्मान करते हैं। इस तलवार और सम्मान का सूचक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाकर हमारे राजा यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कि वे और आपका राज्य आपकी मित्रता के लिए खून की एक एक बूंद बहाने की नहीं हिचकेंगे। ओह, यह बात है। बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे राजा के हमारे प्रति। और राजा राजदूत ने तुम्हारे तुम्हारे राजा के इस मित्रता की सूचक तलवार को अपने पास भिजवाने के उन्हें हमारा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं तुम्हारे राजा का सच्चा मित्र और हितैषी बनने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा तन मन सदैव उनके लिए अर्पित रहेगा। और जय जय वर्मा विशालपुर विदा हो गया। राजदूत सेना की टुकड़ी और एक बहुमूल्य उपहार तुम्हारे महाराज को भेंट दे रहा हूँ। धन्यवाद। और जय की छोटी सी सेना और बहुमूल्य हार उपहारों को हरिनगर की ओर चल दिया। इधर केशवपुर की सेना हरि सिंह की ओर कूच कर गई और सारंग और जय हरिरंग राज्य में पहुंचे। कहो सारंग, केसरपुर महाराज ने तुमसे क्या कहा और तलवार की नोक पर लाल रंग का क्या अर्थ बताया तुमने? महाराज, जब राज केसर ने तलवार का रंग का रहस्य पूछा तो मैंने उन्हें बताया। तब सारंग विषय में उन्हें सारी बात बताई। ओह, तो राजा केसर सिंह सिरदी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं? जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर राज्य की विशाल सेना हरिनगर की ओर बढ़ रही तैयारी है। ओह, अब क्या होगा? इतनी श्रद्धा अपनी सेना को सुगंठ भी तो नहीं कर सकता। घबराइए नहीं महाराज। मैंने विशालपुर के राजा की तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी और मेरे साथ रवाना कर दी है। और टुकड़ी राजमहल के बाहर खड़ी है। और तब जय ने घटी सारी विशालपुर राजा महाराज राजमहल में बताई। महाराज, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप सेनापति जी से कहिए कि वे सेना के साथ केसरपुर नगर की सेना का मुकाबला करें और पीछे से मैं अपने साथ लाई सेना टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर आक्रमण कर दूंगा। दो तरफ हुए हमले से केसरपुर की सेना झेल नहीं पाएगी और वह उस अवस्था में विजय हमारी हाथ लगेगी। ठीक है, ऐसा ही करके देखते हैं। और हरिनगर की सेना के सामने जब सेना के साथ केशवपुर की विशाल सेना का सामना किया और पीछे से जय ने अपनी सेना की टुकड़ी से दावा बोल दिया और जय की आशा के अनुरूप युद्ध में विजय हरिनगर के राजा की हुई। जय, तुम्हारी वजह से हम यह जीत हासिल हुई। अब तुम्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपते हैं। महाराज, यह तो मेरे प्रति अन्याय होगा। चुप रहो तुम सारंग। एक तुम तो हमारी भेंट के बदले युद्ध लाए, दूसरी ओर यह यश ही है जिसने हमारे बहुमूल्य भेंट ही नहीं अपुति मित्र राजा शक्ति के सहानुभूति भी बटोर लिया। मैं तुम दोनों में से एक को ही भेंट
मैं तुम दोनों को एक सी भेंट दोनों राजाओं को देने के लिए दी थी, किंतु तुम दोनों अपनी अपनी बुद्धिमानी से भेंटों को अलग अलग अर्थ निकाला। यश की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के प्रकट है, और यह संकट की सूझबूझ में काम लेने वाला मनुष्य है। जबकि तुमने अपनी मूर्खता से केशवपुर राज्य को हमारा सदैव के लिए शत्रु बना। अब बताओ, हम तुम्हारे हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाना क्या वश यश को? होशारंग ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाकर राजदरबार से निकल गया। जय कंवर यश को हरिनगर का नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं, और उसी रात यश सम्मान के साथ हरिनगर महल में एक भोज का आयोजन किया गया। और क्षमा करें महाराज, भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध करवाए देते हैं। और जब जय ने के लिए सोने की थाली में भोजन का परोसा गया, देख लीजिए महाराज जी, यदि जिस दिन के बारे में कभी आपने मना किया था कि वह दिन आ ही गया। यह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पूर्व जय नाम का एक बालक आपके केले के पत्तों पर भोजन परोसा था। ओह, याद आया। उस हठी बालक ने उस समय भोजन खाने से मना कर दिया था। वह बालक आज आपसे यह भी कहा था महारानी की जब भी उस भोजन महल में भोजन करेगा तब उसे आदर सहित सोने की थाल में भोजन परोसा जाएगा। हाँ, कहा था, लेकिन आप यह बातें के विषय में कैसे पता? मैं वह बालक हूँ महारानी जी। ओह, तुम जय हो? ओह। तब राजा मल्ल और महारानी सुनंदा ने कहा, देखो महारानी, जिस बालक को तुमने मगरूर समझा था वह इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा न कहिए महाराज। यदि महारानी जी ने उस वक्त मुझे तिरस्कृत नहीं किया होता तो मेरे जीवन में ये उठने के लिए तीव्र लालसा न जागती और मैं महारानी का ऐसा न बंधूं। यह तुम्हारी विनम्रता है प्रधानमंत्री, विनम्रता। और जब जय ने सुकुलतापूर्वक प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था और एक दिन बिशलगढ़ जा रहा था। क्या आप बिशलगढ़ के नगर के नन्ना सेठ की हवेली का पता बता सकते हैं? आप किस नगर के नन्ना सेठ की बात कर रहे हैं? अब नगर सेठ नहीं रहे, उनका दिवाला निकल चुका है और आजकल वे और उसकी पत्नी बाहर खंडरों में रहकर भिखारियों का जीवन बिता रहे। ओह, क्या आप मुझे उस खंडर तक पहुंचा सकते हैं बाबा? हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। बतस प्रसाद सिरदी, इन्हीं खंडरों में धन्नामल रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और जब जय खंडरों की में प्रवेश किया, शायद वे मेरे दादा दादी हैं, और जब उनके पास पहुंचा, क्या आप धन्ना सेठ जी हैं? हाँ, मैं कभी धन्ना सेठ था, लेकिन आज से दर का भिखारी हूँ। यह सुनकर जय दोनों के पांव छुए। अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए दादाजी। दादाजी, तुम मुझे दादाजी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम तो कोई पता नहीं है। याद कीजिए दादाजी, आपने सुजय नाम का बेटा और पद्मा नाम की बहू हुआ करती थी। यह सुनकर बूढ़ा चौंका। तुम दोनों को कैसे जानती हो? मैं उन दोनों का बेटा, आपका पोता हूँ दादाजी।
ओह हमारा पोता। आह, मैंने तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मैं वह अब कहाँ है? दादी वह तो स्वर्गवासी हो गई। और फिर जैन अपने दादा दादी को हरिनगर ले आया और उनके साथ सुख रहने लगा। समाप्त दोस्तों।